बहनों और भाइयों, मुझे विश्वास है कि कोरोना वायरस के खिलाफ उसका उपाय यानी वैक्सीन है। पूरे दुनिया के वैज्ञानिक इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ये वैक्सीन उपलब्ध हो जाए। हमारे देश के भी वैज्ञानिक कोशिश कर रहे हैं और जो जानकारी मिली है उसके अनुसार मैं विश्वास के साथ बता सकता हूं कि वह वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है कि जल्दी ही हमारे देश में वैक्सीन मिल जाएगा। और एक बार अगर वैक्सीन मिल जाएगा तो निश्चित रूप से हमको और हमारी जनता को हम पूरी तरह से उसका संरक्षण करने में निश्चित रूप से कामयाब होंगे। पर जब तक वैक्सीन हासिल नहीं होता तब तक हमको कोरोना से लड़ना है। और इसलिए मैं बहुत बार अपने सभी मित्रों को और कार्यकर्ताओं को कहता हूं कि वी नीड टू अंडरस्टैंड आर्ट ऑफ लिविंग विथ कोरोना वायरस। हमको कोरोना वायरस के साथ जीवन जीने की पद्धति को विकसित करना होगा और ये बहुत जरूरी है कि हम अपना भी संरक्षण करें और लोगों का भी संरक्षण करें, उनको भी उचित मार्गदर्शन करें। चाहे पब्लिक प्लेस में कहीं भी घर के बाहर निकलेंगे तो मास्क लगाएं। अगर कहीं जाते हैं तो दो व्यक्तियों के बीच में हमारा जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर से ज़्यादा मेंटेन करें और घर से बाहर से कहीं भी जाते आते समय हम सैनिटाइजर से हाथ साफ करें। ये 3 बातें बहुत जरूरी है और इसके कारण हम हमारा निश्चित रूप से रक्षण कर सकते हैं। बहनों और भाइयों, ये कोरोना का संकट जरूर गहरा है पर हमारे देश ने कोई ये पहला संकट नहीं देखा है। अगर हमारे देश के इतिहास को हम देखेंगे तो उस इतिहास को याद करिए कि इससे पहले 47 के पहले और 47 के बाद हमारे देश ने, हमारे समाज ने कितने संकटों का सामना किया है। मैं आपको विश्वास के साथ बताना चाहूँगा कि मुगल सल्तनत जो थी उसके खिलाफ जो संघर्ष किया गया वो राजस्थान का इतिहास, ये वीरों का इतिहास है, ये वीरों की भूमि है। महाराणा प्रताप से लेकर एक एक समय के इतिहास ने हमें जो प्रेरणा दी है वो नए समृद्ध, संपन्न, स्वाभिमानी राष्ट्र के निर्माण करने का एक गौरवशाली इतिहास आज राजस्थान के धरती ने हिंदुस्तान को दिया है। उस इतिहास की जानकारी देने की आपको आवश्यकता नहीं है क्योंकि राजस्थान के हमारे पूर्वजों ने हमारे देश की अस्मिता के लिए, हमारे स्वाधीनता के लिए, हमारा धर्म, हमारी संस्कृति, हमारा इतिहास बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। वो इतिहास ही हमारी प्रेरणा है। बहनों और भाइयों, हम 47 के लिए स्वाधीनता के पहले और बाद में भी कितने स्वातंत्र संग्राम सैनिकों ने, देशभक्तों ने, क्रांतिकारकों ने अपने जान को न्यौछावर करके हमें इस देश की स्वाधीनता दिलाई है। महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में सत्य और अहिंसा की बात को लेकर उन्होंने किया हुआ जन आंदोलन, शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, स्वातंत्र वीर सावरकर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, अलग अलग मार्गों से इन्होंने देश को स्वाधीनता देने के लिए अपनी कुर्बानी दी। वो इतिहास और अनेक लाखों करोड़ों जनता ने कभी भी जात, पंथ, धर्म, भाषा इसका विचार न करते हुए अपने देश के स्वाधीनता के लिए खुद को पूरी तरह समर्पित किया। उन अनेक लोगों के त्यागों से, बलिदानों से इस देश का इतिहास लिखा गया है। इन संकटों का हमने सामना स्वाधीनता के पहले और बाद में भी किया है। हमारे अनेक बार पाकिस्तान से 3 बार लड़ाई हुई, चीन से हमारी इसके पहले लड़ाई हो चुकी है। उन सब लड़ाई में हमने हिम्मत के साथ उसका सामना किया। अनेक बार भूकंप आए, प्रलय आए, अनेक प्रकार की आसमानी और सुल्तानी संकटों का सामना इस देश की जनता ने किया है। पर बहनों और भाइयों, देश का इतिहास यही बताता है कि इन सब संकटों का सामना करते हुए हम विजयी हुए हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, ये हमारे जीवन के लिए प्रेरणा स्तोत्र के रूप में है। कितनी प्रतिकूल परिस्थिति में महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने इतिहास को लिखा है। एक ने सही कहा है
कि इतिहास ऐसे ही लिखा नहीं जाता। इतिहास गुलाब पानी से लिखा नहीं जाता, इतिहास खून से लिखा जाता है, इतिहास समर्पण से लिखा जाता है, इतिहास बलिदान से लिखा जाता है। इस देश का ये गौरवशाली इतिहास, यही हमारी प्रेरणा है, यही हमारी ताकत है। और इसलिए मैं आपको ये विश्वास के साथ बताना चाहता हूं कि जिस देश ने, जिस समाज ने अनेक संकटों को झेला है और संकटों को मात करके हम विजयी होकर आगे गए हैं, उस देश का इतिहास आज हमारे सामने साक्षी के रूप में खड़ा है। और इसलिए बहनों और भाइयों, निराश नहीं मत हुई। निगेटिविटी, निराशा, फ्रस्ट्रेशन, डर, फियर, इसको छोड़ दीजिए। आज आवश्यकता है सकारात्मकता की, पॉजिटिविटी की, सेल्फ कॉन्फिडेंस की, आत्मविश्वास की और इस संकट पर मात करने की। और मैं विश्वास रखता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरे देश में यही पॉजिटिविटी, यही सकारात्मकता, यही सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास और स्ट्रांग पॉलिटिकल विल यानी पॉजिटिव इच्छा शक्ति का परिचय देंगे और निश्चित रूप से हम इसमें विजयी होंगे। आज आप सबको पता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो हमारे पहले 5 साल की टर्म हमने पूरी की, उसके बाद में भारत की जनता ने ऐसा आशीर्वाद दिया कि हमें हमारे ताकत पर मेजॉरिटी मिली और मोदी जी के नेतृत्व में आज हमने हमारा 6वां साल भी पूरा किया है। बहनों और भाइयों, ये 6 साल का इतिहास देश का गौरवशाली इतिहास है। और ये इतिहास है, अगर इसमें सही में अपनी उपलब्धियां अगर समझनी होगी तो कहीं ना कहीं स्वाधीनता के बाद करीब 55 साल, 60 साल तक कांग्रेस पार्टी को शासन करने का मौका मिला। ग्राम पंचायत कांग्रेस की थी, नगर परिषद कांग्रेस की थी, महानगर पालिका, जिला पंचायत कांग्रेस की थी, जयपुर में, राज्यों में कांग्रेस का राज्य था, दिल्ली में कांग्रेस का राज्य था। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर आज तक अनेक सपने कांग्रेस के नेताओं ने लगातार खड़े किए। पर उसके बाद 55 साल का कांग्रेस का इतिहास और 6 साल में मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का इतिहास, इन दोनों बातों की अगर आप तुलना करेंगे तो आप विश्वास के साथ ये कह सकते हैं कि जो कांग्रेस 55 साल में नहीं कर सकी, वो भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल में, 6 साल में करके दिखाया। यही हमारी उपलब्धि है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 1952 भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की सरकार में उद्योग मंत्री थे और बाद में उन्होंने अपने मंत्री पद का रिजाइन किया और उन्होंने उस समय जनसंघ की स्थापना की। और पहली बार श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देश की एकता और अखंडता के लिए आंदोलन किया। उन्होंने पूरी तरह से यह एल्गार किया कि एक देश में 2 विधान, 2 निशान और 2 प्रधान नहीं रहेंगे। इस बात का जिक्र डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया। आपको पता होगा कि 47 के बाद जब हमें स्वाधीनता मिली तो राज्यों को खालसा करने का अधिकार पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया। और सरदार साहब ने उस समय पूरे राज्यों को खाली किया, राजाओं को खाली किया और उन्होंने पूरे हिंदुस्तान को एक संघ बनाने का काम किया। पर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने केवल कश्मीर के बारे में पटेल जी को कहा कि ये मेरे ऊपर छोड़ दो, ये काम मैं करूंगा। अगर वही काम अगर वल्लभ भाई पटेल जी को मिलता तो शायद ये परिस्थिति नहीं आती। पर दुर्भाग्यवश पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने लाख कोशिशें की, शेख अब्दुल्ला जी को बहुत बार समझाने की कोशिश की, पर कश्मीर का मसला कभी उनके सामने वो सुलझा नहीं सके। हमारा जो संविधान है वो संविधान में 370 कलम है और ये कलम लिखते समय डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने, संविधान के निर्माता जो हमारी समिति थी, उन्होंने लिखा था कि 370 कलम ये भारत के संविधान में टेम्पररी है। और संविधान निर्माताओं ने ये अपेक्षा व्यक्त की थी
कि जल्दी ही ये जो टेम्पररी कलम है निकल जाएगा, पर कांग्रेस के राज में कभी ये कलम निकल नहीं सका। जब मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और अभी जब अमित शाह गृह मंत्री बने, तब पहली बार हमने सबसे पहला काम अगर अच्छी तरीके से किया है तो संविधान से 370 कलम हटाकर हमने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना हमने पूरा करके दिखाया है कि एक ही देश में 2 विधान, 2 निशान, 2 प्रधान नहीं रहेंगे। देश में एक कानून चलेगा, हमारा राष्ट्रध्वज एक होगा, हर राज्य में मुख्यमंत्री होगा, कोई प्रधानमंत्री नहीं होगा। और पहली बार ये 370 कलम संविधान से निकालने का काम, वो धाड़स अगर किसी ने दिखाया तो भारतीय जनता पार्टी ने दिखाया। बहनों और भाइयों, ये 370 कलम क्यों नहीं हटा कांग्रेस के राज में? इसका कारण तुष्टीकरण के नीति के कारण कांग्रेस हिम्मत नहीं कर सकी। आज भी कश्मीर आतंकवादियों का अड्डा बनाने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान को हमने 3 बार लड़ाई में हराया है और पाकिस्तान को इस बात का पता चल गया है 3 बार लड़ाई में हारने के बाद हम डायरेक्ट लड़ाई में हिंदुस्तान को जीत नहीं सकते, और इसलिए पाकिस्तान ने हमारे साथ प्रॉक्सी वॉर शुरू कर दिया है। और ये प्रॉक्सी वॉर का मतलब यही है कि पाकिस्तान में आतंकवादियों को ट्रेनिंग देना और उनको हिंदुस्तान में भेजना। आतंकवादी संगठन, आतंकवादियों को लगातार हिंदुस्तान में भेजा जा रहा है। और मैं आपको पिछले 25 साल का इतिहास याद करिए, मुंबई में क्या हुआ, कितने बम विस्फोट हुए, कितनी निरपराध लोगों की हत्याएं हुई, कितने मंदिरों में बम विस्फोट हुए, किस प्रकार से ये बम विस्फोट करके आतंकवादियों ने निर्दोष लोगों की हत्या की, वो इतिहास को हम कभी भूल नहीं सकते। बहनों और भाइयों, कांग्रेस की सरकार आतंकवादियों के सामने घुटने टेकने का काम करती थी। मुझे याद है, मैं जब भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष था तो उत्तराखंड में गया था, रैली हो गई, मैं निकलते हुए वापस हेलीकॉप्टर की तरफ आ रहा था तो एक बूढ़े गृहस्थ दौड़ते हुए मेरे पास आने की कोशिश कर रहे थे, पुलिस ने उनको रोका था। मैंने वो दृश्य देखने के बाद पुलिस को कहा उनको आने दो। वो मेरे नज़दीक आए, आने का उन्होंने अपना नाम बताया, शर्मा, और उन्होंने मुझे प्रश्न पूछा कि मेरा पोता, जो उनका भाई का लड़का था, उनका पोता था, उन्होंने कहा कि मेरा भाई और मैं हम यहीं के हैं, और मेरा पोता पुलिस में काम करता था, सब इंस्पेक्टर था, दिल्ली के बटाला हाउस के कांड में वो शहीद हुआ, उसने देश के लिए अपनी कुर्बानी दी। मुझे इस बात का फक्र अभिमान है कि मेरे बेटे ने देश के लिए कुर्बानी दी। बाद में उन्होंने मुझे कहा कि नितिन जी, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। तो मैंने पूछा, बाबा जी आप बताइए क्या आपको पूछना है? तो बोले, मैं आपसे यह सवाल पूछना चाहता हूं कि मेरे लड़के ने जहां आतंकवादियों के साथ लड़ते हुए, उनको मारते हुए जो शहीद हुआ, तो मेरे घर पर सांत्वना देने के लिए उस समय कांग्रेस की राज थी, राज में भी और दिल्ली में भी कांग्रेस की सरकार थी। तो उन्होंने मुझे पूछा, हमारे घर पे सांत्वना देने के लिए कोई मंत्री, कोई विधायक, कोई आमदार हमारे पास नहीं आया, पर जो आतंकवादी वहां मर गए उनको सांत्वना देने के लिए आजमगढ़ लाइन लग गई कांग्रेस के नेताओं की, जो आतंकवादियों के घर जाकर सांत्वना देने के लिए बार बार वहां जा रहे थे। यह कौन सा न्याय है? मैं उनके सवाल का जवाब नहीं दे सका। बहनों और भाइयों, देश के लिए लड़ने वाला, शहीद होने वाला, उसको सांत्वना देने के लिए कांग्रेस के पास फुर्सत नहीं थी, पर जो आतंकवादी थे, वो जो मारे गए थे, उन लोगों के घर जाकर सांत्वना और श्रद्धांजलि देने के लिए होड़ लग गई थी। यह वोट बैंक की राजनीति थी। आतंकवादियों के साथ जो लड़ाई लड़नी चाहिए थी ताकत के साथ, वो लड़ी नहीं जा रही थी। पुलिस वालों को स्पष्ट निर्देश नहीं दिए जा रहे थे। जब हमारी सरकार आई तब हमने चाहे कहीं भी हो, आतंकवाद और आतंकवादियों संगठनों के साथ जो कड़ी लड़ाई की, उसका ही परिणाम है कि आज आतंकवाद लगभग समाप्ति के कगार पर खड़ा है। हमारे कितने जवान शहीद हुए हैं, कितने निरपराध लोगों की हत्याएं हुई है,
हम विस्तारवादी नहीं है। हम कभी किसी देश में जाकर